सॉफ्टवेयर और आईटी की अलग दुनिया में वेद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया। पहले घर पर और अब एक शहर की दुकान में उसने ऐसा कुछ स्कैन करने की कोशिश की थी जो उसे शायद अमीर बना सकता था। हालांकि इस बार स्टोर पर आकर वेद मुखर्जी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर भी यह पक्का हो गया कि वेद ने इस बार भी उस अजीब सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ अच्छा ही सीखा है। जो भी हो, वो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बहुत शक्तिशाली था। भले ही वेद ने पैसे लेने के सॉफ्टवेयर के डाउनलोडिंग फंक्शन का उपयोग नहीं किया और केवल मुफ्त स्कैनिंग फंक्शन का उपयोग किया, यह कम से कम प्राचीन वस्तुओं जैसी चीजों की सच्चाई की पहचान करने में उसकी मदद करने में सक्षम था। वेद के पास वक्त बहुत कम था। 10 घंटे में अब कुछ खर्च हो गए थे। इस जादुई कार्य के साथ वह उन चीजों को यहीं आंक सकता था। हालांकि यह इस आधार पर था कि आज रात के फंक्शन के बाद उसके फोन पर यह स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शायद मौजूद ना रहे। इन सब के बीच वेद इसके लिए भी परेशान था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत जल्दी हो रहा था। खैर, वेद अपना पूरा जीवन इस संभावना को नहीं सौंपना चाहता था, इसीलिए उसे अपने आप को जितना हो सके उतना अमीर बनाने के लिए पिछले 11 घंटों से वो हर कोशिश कर रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, किसी आइटम को डाउनलोड करने के लिए आवश्यक एनर्जी पॉइंट्स की क्वांटिटी सामान के वजन और क्वालिटी से संबंधित थी। उसके 1000 रुपए के शेष के साथ चुनने के लिए बहुत सारे लक्ष्य नहीं थे। कॉन्सेप्चुअल तौर पर डाक टिकट जैसी छोटी उच्च मूल्य वाली वस्तु को डाउनलोड करना वेद के लिए सबसे अच्छा उपाय था। स्कैनिंग के साथ साथ वेद को मैथ्स की कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी था, जो वो कर रहा था। यदि आप एक डाक टिकट पा सकते हैं जो प्रिंट से बाहर है, तो आप बस एक को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे 10 लाख 8 लाख रुपए में बेच सकते हैं। हालांकि समस्या थी, आज नए साल की पहले की शाम थी, इसलिए टिकट संग्रह बाजार निश्चित रूप से नहीं खुलेगा। इसके अलावा अगर वे दरवाजा खोलते हैं तो आमतौर पर बाजार में रखे जाने वाले टिकटों का मूल्य बहुत कम होता है। वेद सोच रहा था कि एक डाक टिकट बाजार में एक असली आउट ऑफ प्रिंट कीमती टिकट इतनी लापरवाही से कोई नहीं बेचेगा। टिकटों के अलावा वेद नारायण ने महसूस किया कि अन्य चीजें जो उसके लिए डाउनलोड करने के लिए अधिक उपयुक्त होंगी वो है हीरे और गहने। हीरे के 1 कैरेट का वजन केवल 0.2 ग्राम था और यह बहुत बड़ा नहीं था। वेद नारायण के हिसाब से हीरा डाउनलोड करने के लिए शायद 1 एनर्जी पॉइंट की आवश्यकता होगी। 1 कैरेट हीरे की कीमत कम से कम 10,000 या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा गहने और हीरे प्राप्त करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ऐसे भी कोलकाता अपने ज्वेलरी शॉप के लिए बहुत फेमस है। शहर में कई ज्वेलरी स्टोर्स के साथ साथ ज्वेलरी प्रोसेसिंग शॉप भी है, जहां गोल्ड डायमंड को रिसाइकिल किया जाता है। 3 कैरेट से ऊपर के हीरो की कीमत सैकड़ों हजारों में होना आम बात थी। वेद यही सब सोचते सोचते दुकान से दूर निकल आया था। वेद नारायण ने इसी को अधिक महत्व दिया। इस प्रकार उसने अपना मन बना लिया और तुरंत ही पास के गहने की दुकान की ओर चल दिया। जितना वो शहर के बारे में जानता था, उसे पता था कि ज्यादातर दुकान आज दोपहर के बाद ही खुलेंगी। तो भले ही खजाना इकट्ठा करने की समय सीमा का भुगतान करने में अभी भी 11 घंटे बाकी थे, लेकिन उसके लिए समय ज्यादा नहीं बचा था। उसे जो करना था जल्दी करना था। वेद जानता था कि उसके 2 से 3 घंटे जा चुके हैं। उसके लिए ये एक अच्छी बात थी कि बोर्ड स्ट्रीट शहर का सेंटर नहीं था, फिर भी एक व्यस्त सड़क थी। स्टेशनरी की दुकान से कुछ ही दूरी पर काफी बड़े पैमाने की ज्वेलरी की दुकान थी। वेद मन ही मन मुस्कुराया। फिलहाल तो ये उसके लिए एक छोटी सी जीत थी। स्टेशनरी स्टोर की तुलना में यह ज्वेलरी स्टोर पिछले वाली की तरह ही सुनसान था, लेकिन इसमें अभी भी कुछ ग्राहक थे। नए साल से पहले की शाम पर यह संभावना नहीं थी कि गहने की दुकान पर आने वाले युवक और युवतियां जो थे वो शादी कर रहे थे। मूल रूप से वे सभी अच्छी तरह से तैयार सफल लोग थे, जिनके साथ एक युवा और सुंदर महिला साथी थी। हालांकि वेद का लुक सामान्य रूप से खराब और कमजोर था। इसके अलावा वो अकेले गहने की दुकान में आया था, जो विशेष रूप से अचानक था। इसीलिए जब वेद दुकान में दाखिल हुआ तो सबने उसे एक नजर देखा, चाहे वो दुकान सहायक हो या ग्राहक हो या दरबान। वेद को भी अजीब लग रहा था कि ये लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वेद उनकी आंखें पढ़ सकता था कि वो लोग उसकी खराब हालत को देख रहे हैं। ज्वेलरी स्टोर का सुरक्षा गार्ड वेद से ज्यादा दूर नहीं चल रहा था। जाहिर तौर पर उसे संदेह था कि वेद एक तरह का बुरा और आम आदमी है, जिसके पास नया साल मनाने के लिए पैसे नहीं है। दुकान वालों को लग रहा था कि शायद वो जोखिम लेकर चोरी करने आया हो। सभी के अजीबोगरीब भावों के तहत वेद नारायण उन लोगों को कुछ नहीं कह सकता था। अभी तो इन लोगों को बुरी किस्मत के तौर पर देख रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। हालांकि ये सोचकर कि उसके पास बर्बाद करने के लिए अधिक समय नहीं है, वह केवल अपने दांत पीस सकता था और दूसरों की नजर को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। उसने दुकान के चारों ओर देखा। दुकान 3 हिस्सों में डिवाइड की गई थी। एक हिस्से में गोल्ड और सिल्वर बेच रहा था, एक हिस्से में डायमंड और सेलिंग थी, और आखिरी बचे कोने में पेमेंट का काम होता था। वेद कुछ और सोचता उससे पहले ही उसने तुरंत हीरा सामान बेचने वाले काउंटर पर जाना बेहतर समझा। चमकते हुए हीरे के छल्लों की ओर इशारा करते हुए उसने काउंटर के पीछे के क्लर्क को कहा, इन हीरे की अंगूठियों को बाहर निकालो, मैं देखना चाहता हूँ। महिला दुकान सहायक थोड़ी देर के लिए झिझकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेद जैसे इंसान को क्या दिखाए। उसने फिर देखा कि सुरक्षा गार्ड अब वेद से बहुत पीछे नहीं था। उसने आराम किया और वेद के निर्देशों का पालन करते हुए उसने कुछ हीरे की अंगूठियां बाहर निकालकर काउंटर पर रख दी। वेद भी उनको देखकर ये समझ पा रहा था कि वो उसे कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। बाद में उसने लापरवाही से कीमतों के बारे में पूछा और जब उसने महसूस किया कि यहाँ सबसे महंगी हीरे की अंगूठी केवल $30,000 में बिक रही है, तो वो सोच में पड़ गया। बाद में उसने खुद को संभालते हुए कहा कि क्या आपके पास इससे बेहतर अधिक महंगी हीरे की अंगूठी नहीं है। महिला दुकान सहायक ने हैरानी से वेद की ओर देखा। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे गलत ठहराया हो और ये सुंदर आदमी जिसने सिर्फ कपड़े पहने थे वो वास्तव में कोई बड़ा और अमीर इंसान हो सकता है। क्या वो बाघ को मारने के लिए एक चाकू लेकर घूम रहा है। फिर उस लड़की ने वेद से पूछा, मुझे माफ करें श्रीमान। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वेद का वास्तव में उसे खरीदने का इरादा था, लेकिन अपने पेशे और वेद जैसा भी था एक कस्टमर था, तो उसकी इज्जत तो करनी ही थी। महिला दुकान सहायक ने धैर्यपूर्वक समझाया, वर्तमान में ये हमारे पास सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी है। यदि आप बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको एडवांस बुकिंग कराना होगा। वेद ने जवाब दिया, क्या अभी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। लड़की ने फिर से वेद को समझाने की कोशिश की, सर आपको हमारी दुकान पे कुछ भी खराब या नकली नहीं मिलेगा। जो चीज आप एडवांस बुकिंग करते हैं हम उसके लिए भी जिम्मेदारी लेते हैं, मगर अभी तुरंत में हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले हीरे के 5 कैरेट के ही स्टॉक है। अच्छा, और क्या क्या है आपके पास। वेद ने पूछा, सर जैसा कि आप ये बुकलेट देख रहे हैं, हीरे की अंगूठी के डिजाइन के लिए हमारे गहने की दुकान में 1200 से अधिक अलग अलग है। बेशक यदि आप एक अनोखी हीरे की अंगूठी देखना चाहते हैं तो आप एक डिजाइन शुल्क भी दे सकते हैं। आप हमारे गहने की दुकान के डिजाइनर को अपनी पसंद का ऑर्डर कर सकते हैं, आपके लिए एक अलग डिजाइन तैयार किया जा सकता है। रुकना, वेद ने महिला सहायक की सिफारिश को रोका और उत्सुकता से पूछा, क्या आपकी दुकान में अभी 5 कैरेट के हीरे हैं। अच्छा आप मुझे पहले बताओ इस नग्न हीरे की कीमत क्या है। उस लड़की ने जवाब दिया, यह कहना मुश्किल है एक्चुअली सर। हीरे का कॉस्ट उसके वेट के अलावा कलर, कटिंग, पॉलिशिंग एक्सेट्रा ऐसी कई चीजों पर डिपेंड करता है। इसके लिए भले ही 5 कैरेट हीरा हो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 4 लाख या उससे भी ज्यादा। जब वेद ने सुना कि सबसे सस्ता 3 से 4 लाख का है तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और उसने कहा, तो क्या आप इसे अभी निकाल सकती हैं ताकि मैं देख सकूं।
आधे घंटे बाद वेद संतुष्टि में गहने की दुकान से बाहर चला गया। उसने सेल्स गर्ल द्वारा निकाले गए हीरो की तस्वीर लेने का नाटक इस बहाने से किया था कि वह चाहता था कि उसकी मंगेतर निर्णय ले। उसने पहले ही 10 महंगे नग्न हीरो में से प्रत्येक को सफलतापूर्वक स्कैन कर लिया था। वेद ने पहले भी इसकी कोशिश की थी। कल रात सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसने ब्लेसिंग और पैसों की तस्वीरें स्कैन की, जो अभी भी उसके फोन में ही था। इसलिए चूंकि उसे इस बार मौका मिला था, तो वो एक सांस में कुछ और हीरे स्कैन करना चाहता था। जहां तक डाउनलोड करने की बात थी, तो वो एक ज्वेलरी स्टोर में इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहता था। गहनों की दुकान से बाहर निकलने के बाद वेद ने तुरंत एक ऐसा कोना पाया जिसके आसपास कोई नहीं था और उत्साह में अपना फोन निकाल लिया। एक ज्वेलरी शॉप से कुछ फ्री के स्कैन के बाद वेद सीधा एक गली की तरफ निकल पड़ा। इन सब के बीच उसने ये खास ध्यान रखा था कि कोई भी उसको ना देख पाए। वो जो खेल खेल रहा था वो बहुत खतरनाक था। जैसा कि उम्मीद थी, उसका अनुमान सही था। ये स्कैन किए गए हीरे प्रत्येक को डाउनलोड करने के लिए केवल एक एनर्जी पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक हीरे के लिए $10,000 तो मिल ही जाएगा, जिसकी कीमत कम से कम कुछ लाख थी। इस तरह की कमाई की रफ्तार बैंक लूटने से भी तेज थी। वाह 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 वाह, अगर मैं अमीर नहीं हुआ तो कुछ और भी नहीं हो सकता। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। इतना कहते कहते वेद गली में खड़ा होकर स्कैन रिजल्ट को डाउनलोड करने लगा। एक डिंग ध्वनि के साथ एक चमचमाता और पारभासी हीरा कहीं से प्रकट हुआ और उसके हाथों में गिर गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने सच में अभी एक हीरा बनाया है। वह इतना उत्साहित था कि वो खुशी से नाच रहा था। वेद ने फुबाओ के क्रेडिट सेक्शन में केवल 1000 की बचत की थी। एनर्जी पॉइंट के कैलकुलेशन के हिसाब से 10 बार डाउनलोड कर सकता था। इस तरह उसने उन 10 हीरो की सभी तस्वीरें डाउनलोड करने में संकोच नहीं किया, जिन्हें उसने उस ज्वेलरी शॉप से स्कैन किया था। दरअसल स्कैन किए गए 10 हीरे वेद ने अलग-अलग चुने थे। उन सब का आकार और गुणवत्ता यानी कि साइज एंड क्वालिटी अलग थी। महिला दुकान सहायक के तहत सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला सबसे बड़ा हीरा था और सबसे सस्ते हीरे की कीमत मात्र 360,000 थी। तार्किक रूप से अगर एक ही समय में एक एनर्जी पॉइंट की खपत होती है, तो वेद को हीरे को उच्चतम मूल्य के साथ बार-बार डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। केवल वेद बहुत साफ-साफ जानता था कि उसके हाथों से हीरे बेचे जाते हैं, तो चाहे वो फिर किसी भी आकार या गुणवत्ता के हों, फायदा सिर्फ वेद का ही होगा। इन सब के साथ एक डर भी वेद के दिल में था। यहाँ तक कि अगर उसने अलग-अलग जगहों पर हीरे बेचे, तो भी उसे देर सवेर खुद को उजागर करने का खतरा था। नतीजा ये हो सकता था कि सावधानी से बाहर अगर वेद ने ये रिस्क नहीं लिया, तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। वेद इस खतरे को भांप चुका था। उसने आसपास देखा और धीरे से अपने माथे से पसीना पोंछा। फिर जल्दी से उसने अपनी जेब में डाउनलोड किए गए 10 हीरे डाल दिया। उसके बाद चुपचाप वो एक दुकान में गया। ये एक गेम स्टोर था। उसके मन का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो पहले तो थोड़ा झिझक गया, मगर बाद में कुछ कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके अंदर चला गया। वहां उसने एक गेम बैग खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। बैग लेके वो वहां से तुरंत निकल गया। चारों तरफ उसने देखा, उसे एक और खाली कोना मिला और उसने 10 हीरे हथेली के आकार के बैग में रख दिए। अब काम को अंजाम देने के बाद उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधे हावड़ा ब्रिज की ओर निकल गया। सुबह के 10 बज चुके थे। वेद ने अनुमान लगाया कि अब तक अधिकांश दुकानें दोपहर तक बंद हो जाएंगी, तो उसे उन 10 हीरों को जल्दी से जल्दी बेचना था। ये सब हीरे वही थे जिसे उसने डाउनलोड किया था। एक बार जब ये 10 हीरे बिक गए, तो वेद नारायण के खाते में बड़ी रकम होगी, जैसा कि उसने सोचा था। उसके बाद वो इन पैसों से कुछ और हीरो को भी डाउनलोड करके और अमीर बन सकता है। इस तरह अगर आज रात 8 बजे उसके फोन का चमत्कारी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर गायब भी हो जाता है, तो वो कम से कम अपने भविष्य के लिए बड़ी मात्रा में दौलत जमा तो कर ही लेगा। वेद नारायण ने पहले ही चुपचाप कैलकुलेशन कर लिया था। उसके हाथ में 10 हीरे थे और पिछली महिला दुकान सहायक ने जैसा बताया था, उस हिसाब से इन हीरो की कीमत 8,06,000 से अधिक होगी। वह जानता था कि इतने में उसके हाथों से इन हीरो को बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वह 3 से 4 हीरे भी बेच सकता है, तो भी यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब भी वह इस बारे में सोचता, वो खुश भी होता और दुखी भी हो जाता। कोलकाता देश के शीर्ष शहरों में से एक था। ये महानगर था। हालांकि प्लैटिनम डायमंड ज्वेलरी की बहुत तरह की दुकानें थी, फिर भी उनमें से काम की कौन है, ये पता करना जरा मुश्किल था। ये दुकानें पूरे शहर में फैली थी। कुछ बड़े शॉपिंग मॉल में थी और कुछ इधर-उधर की गलियों में। इनमें से अधिकांश ज्वेलरी स्टोर शहर के मध्य में स्थित थे। वेद पहले कभी किसी गहने की दुकान पर नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कोलकाता में किस गहने की दुकान की प्रतिष्ठा और शक्ति सबसे अधिक थी। इसके अलावा समय सार का था और उसके पास इन मामलों की जांच करने का समय नहीं था। नतीजतन कार से उतरने के बाद वो सीधे पास के कोलकाता ज्वेलरी शॉप में चला गया। वह अपने हाथ से हीरे निकालने की जल्दी में था। समय और जानकारी की कमी के कारण उसे उस दुकान को मजबूरी में चुनना पड़ा था। वेद जानता था कि एक छोटी ज्वेलरी स्टोर को एक बार में इतना पैसा निकालने में मुश्किल हो सकती है। खैर, यह कोलकाता ज्वेलरी शॉप अच्छी लग रही थी। यह स्टोर विधान नगर के पास था। इसका व्यापार क्षेत्र कम से कम 300 वर्ग मीटर का लग रहा था। इसके अलावा दुकान में प्रवेश द्वार पर खिड़की में एक सुनहरा वृषभ लगा हुआ था। यह सुनहरा बैल छोटा नहीं था। खोखला भी होता तो उसका वजन कम से कम 10 किलो सोना होता। इससे यह देखा जा सकता था कि इस दुकान का मालिक निश्चित रूप से धनी और शक्तिशाली था। वेद नारायण ने अपनी जेब के हीरे के बैग को चेक किया, फिर बहादुरी से अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद वेद ने कई मोड़ का अनुभव किया, जब तक कि उसने केवल 5 कैरेट का हीरा नहीं निकाला था। अब उस पर बहुत सी आंखें टिकी थी। उसने दुकान के मालिक तक जाने के लिए एक अधेड़ उम्र की महिला का सहारा लिया। वो महिला वहां शॉप मैनेजर थी। उसने वेद को मालिक तक ले जाने से पहले फोन से कांटेक्ट किया। इस दुकान के मालिक का नाम सुबोध भट्टाचार्य था, जो अपने 40वें वर्ष में था। जब उसने वेद के लाए 10 हीरे देखे, तो वो बहुत हैरान हुआ। उसके बाद उसने ज्वेलरी मास्टर को आमंत्रित करने से पहले वेद को कुछ अजीब तरह से देखा। ज्वेलरी मास्टर ने उन सभी का मूल्यांकन करने में लगभग आधा घंटा बिताया। फिर सुबोध भट्टाचार्य को उसने वेद से पर्दा करते हुए कुछ बताया और चला गया। वेद चुपचाप वहां बैठे और सब कुछ देख रहा था। मिस्टर, आपके लाए हुए हीरे सही हैं। सुबोध भट्टाचार्य ने बात को घुमाया नहीं और सीधे बिंदु पर बात कही। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हालांकि क्या आप इन हीरो के लिए चालान और कैरेट सर्टिफिकेट दे सकते हैं? वेद नारायण पहले तो घबरा गया, मगर बाद में उसने खुद को संभालते हुए अपना सिर नहीं हिलाया। भले ही वह ज्वेलरी की दुकान पर था, हीरो को देखते हुए उसने जो भी हीरा देखा उसके साथ एक प्रमाण पत्र लगा हुआ था। हालांकि सभी हीरो के साथ एक सर्टिफिकेट नंबर लगा हुआ था। अगर वेद उनमें से किसी एक को भी डाउनलोड कर लेता, तो कोई भी उन नंबर के साथ ये बता सकता था कि हीरा कहां और किस दुकान का है। वेद ने यहाँ अपने दिमाग का बहुत उपयोग किया, इसलिए वेद नारायण ने इसके बारे में सोचा और उन सर्टिफिकेट को स्कैन नहीं करने का फैसला किया था। वेद शायद पहले से जानता था कि उससे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। बिना इनवॉइस और सर्टिफिकेट के यह बहुत ही तकलीफदेह है। सुबोध भट्टाचार्य सोफे के पीछे झुक गया। उसकी भौहें कसकर बंधी थी, जैसे कि वह मुश्किल स्थिति में हो। वेद असहाय रूप से मुस्कुराया और जानता था कि दूसरी पार्टी कीमत को कम करने के लिए एक बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही थी। अगर हीरे सही हैं, तो इसकी कीमत भी सही ही होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो कह रहा था कि इसीलिए उसने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया और कहा, ये बात सही है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है या इनवॉइस नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये हीरे चोरी या लूट के नहीं है। सुबोध जी, बस मुझे सच बताओ, आप मुझे कितना पैसा दे सकते हो? सुबोध भट्टाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा,
आपने कहा कि यह चोरी की नहीं है, लेकिन इन हीरो के आने के बारे में आप कुछ जानते नहीं है। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? माल के इस बैच को स्वीकार करने के बाद मुझे एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। वेद नारायण ने अपने कंधे उचकाए और कहा, यदि आप वास्तव में मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे बताइए कि आपको ये चाहिए या नहीं। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन यह कीमत बस इतना ही मैं आपको दे सकता हूँ। सुबोध भट्टाचार्य ने एक पल के लिए सोचा, फिर लापरवाही से 6 का चिन्ह बनाया। वेद की आंखें चमक उठी। 60 लाख, 60 लाख। हालांकि वह जानता था कि इन 10 हीरो की कीमत 80 लाख के करीब है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में अपनी असली कीमत पर बिकेंगे। अगर वह इसे केवल 2 मिलियन से अधिक में बेचता है तो यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सुबोध भट्टाचार्य ने तिरस्कार में अपने होठों को फैलाया और कहा, मैंने कहा 6 लाख। क्या? यह सुनते ही वेद ने लगभग खून की उल्टी कर दी। अगर ऐसा न होता कि आज सुबह उसे हीरे निकालने पड़े तो वह तुरंत ही अपने हीरो को पैक कर लेता और बिना कुछ कहे चला जाता। मगर अब उसके पास पहले से ही इस बिजनेस पर चर्चा करने के लिए एक और ज्वेलरी कंपनी चुनने का समय नहीं था। वो सोचता है और लगभग आधे घंटे के बाद दोनों मुश्किल से एक समझौते पर पहुंचते हैं और आखिर में 1.2 मिलियन की कीमत के साथ सौदा तय हो गया। वेद हीरो को लेकर बेचने निकला था। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद उसे एक दुकान मिली, कोलकाता ज्वेलरी शॉप। दुकान के अंदर वेद ने सीधे मालिक से मिलने की बात कही और मिलकर हीरे बेच दिए। उसके बाद सुबोध भट्टाचार्य, जो कि दुकान के मालिक थे, उन्होंने सीधे उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जो वेद ने उनको बताया था। वैसे तो वेद का मन नहीं था कि वो अकाउंट में पैसे ले, वो चाहता था कि पैसे उसे कैश में मिले। इस तरह वो बिना किसी निशान, बिना किसी सबूत के आराम से अपना काम करके बच सकता था। वेद किसी भी तरह के पैसों से जुड़े मामलों में फंसना नहीं चाहता था। दुर्भाग्य से आज साल का आखिरी दिन था। कोलकाता ज्वेलरी शॉप में अभी इतनी नकदी नहीं थी। अगर वेद ने बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया तो गहने की दुकान को उसे नकद चेक देना होगा। शायद चेक लेने से अधिक परेशानी बढ़ सकती थी। चेक हो सकता है सबके दिल में शक पैदा कर दे कि वेद जैसे आदमी के पास 12 लाख कहां से आए। सौभाग्य से ज्वेलरी शॉप के खाते और वेद नारायण के बैंक कार्ड में एक ही बैंक था, इसलिए उनको इतने पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं हुई। इस ट्रांजैक्शन को 3 अकाउंट से किया गया था। अंत में सभी 1.2 मिलियन को सफलतापूर्वक वेद के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। उसने फोन पर लगातार 3 नोटिफिकेशन देखकर वेद नारायण की खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर अभी वो ज्यादा खुशी उसके सामने नहीं दिखा सकता था। उसने खुद को रोक दिया। उसने मन में कहा, आखिर ये भाई भी बन गया करोड़पति। लेन देन पूरा हो गया था, लेकिन वेद नारायण जाने की जल्दी में नहीं था। इसकी बजाय उसने बॉस सुबोध भट्टाचार्य से दुकान के बारे में बात की। कुछ उसने हीरो की बात भी की ताकि अगली बार जब वो आए तो उसे कोई दिक्कत न हो। वेद ने जब भी कहा कि अगली बार दोनों पक्षों के बीच सहयोग की संभावना हो सकती है, बॉस सुबोध भट्टाचार्य की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने सुना कि सहयोग का मौका है। आखिर वो भी एक बिजनेसमैन था, वो अपना फायदा जानता था। इस बार वेद से जो उसे हीरे मिले थे वे अन्य चैनलों की तुलना में कई गुना सस्ते थे। उसका कोई भी सप्लायर इतना कम दाम पे हीरे नहीं दे सकता था। अगर इस तरह की और भी खुशखबरी होती तो वह स्वाभाविक रूप से इसे मिस नहीं करना चाहता था। इस समय दुकान दिन के लिए बंद होने वाली थी। बॉस सुबोध भट्टाचार्य को भी पिकअप करने और नए साल के लिए घर जाने की तैयारी करनी थी। इस बार वह वेद नारायण के अनुरोध के प्रति थोड़ा उतावला था, लेकिन यह सोचकर कि वो वेद नारायण से और अधिक सामान ले सकता है तो वो केवल धैर्यपूर्वक दुकान प्रबंधक को बुलाकर इशारे में वेद से मिलने को तैयार हुआ। वेद हाई क्वालिटी ज्वेलरी और कलाकृतियों को देख रहा था। दुकान प्रबंधक जानता था कि वेद नारायण और उसके मालिक ने एक बड़े बिजनेस डील पर सफलतापूर्वक बातचीत की थी, इस हद तक कि उसने वेद नारायण को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वो केवल वेद नारायण की कुछ मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वेद का दिमाग अभी भी घड़ी की तरफ था। यहाँ भी उसने अपनी चाल चल दी थी। वेद ने दुकान में कुछ महंगे आभूषणों को स्कैन करने के लिए लगभग आधे घंटे का इस्तेमाल किया। दुकान अब बंद होने वाली ही थी। वेद का मन तो नहीं था वहां से निकलने का, मगर कोई चारा भी नहीं था उसके पास। एक अधूरे मन के साथ वेद ज्वेलरी शॉप से बाहर निकल गया। हालांकि जाने से पहले वेद अपने साथ कुछ गहने बॉक्स ले गया। इस आधे घंटे में वेद नारायण ने अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं किया था। उसने सभी प्रकार के कीमती हार, अंगूठियां, कंगन आदि को स्कैन किया था। वो जानता था कि ऐसे मौके ज्यादा नहीं मिलते हैं। इस तरह यदि वो अधिक पैसा कमाने के लिए डाउनलोड फंक्शन का उपयोग करता तो केवल एक हीरा आइटम नहीं होता। एक व्यस्त सुबह के बाद उसे थोड़ी भूख लगी, लेकिन समय समाप्त हो रहा था। पैसे होते हुए भी वे जल्दी से टैक्सी से बाहर निकला। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया उसने अपना फोन निकाला और पागलपन से डाउनलोड करने की तैयारी करने लगा। यहाँ तक कि अगर उसने सभी 1.2 मिलियन डाउनलोड नहीं किए तो भी वह कम से कम 1 मिलियन डाउनलोड करेगा, वरना शायद वो शहर और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि इससे पहले कि वेद वो सॉफ्टवेयर खोल पाता उसने सुना कि उसका फोन अचानक बज रहा है। फोन कॉल वेद की छोटी चाची का था। यह देखकर वेद ने आंसर दिया, मगर उसके चेहरे पर थोड़ा झिझक था। छोटी चाची, मैं अभी भी शाम को आपको फोन करने की सोच ही रहा था। क्योंकि आपने पहले फोन किया था, मैं आपको अपना सम्मान पहले ही दूंगा। आंटी, आपको नया साल मुबारक हो। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। तुम किस शुरुआती साल की पूजा कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस साल अपने चाची के घर नया साल मनाने के लिए आओगे? क्या समय आ गया है? तुम मेरी परवाह नहीं करते बेटा। छोटी चाची, मैं आऊंगा। नया साल घर पर मनाना मेरे लिए अच्छा है, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। वेद ने बोला, क्या मैं चिंता नहीं कर सकती? वह छोटा सा छोटा घर जिसे आप किराए पर ले रहे हैं, क्या इसे घर के रूप में भी गिना जा सकता है? आपने कहा आप नए साल का जश्न अपने आप से मनाते हैं, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आप अपना साल कैसे बिताने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ रहें। मैं तुमको आंटी के पास आने के लिए 1 घंटे का समय देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आओगे, मगर आप नहीं आते हैं तो मुझे खुद इसकी देखभाल करनी होगी। चाची ने कहा। वे जानता था कि उसे आज अपनी चाची से मिलने जाना है, मगर जिस खेल में वो फंस गया था वो भी बहुत जरूरी था। हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ काम करना है। यह थोड़ी देर बाद हो सकता है। वेद ने कहा, जरूर, जब तक आप आ सकते हैं ठीक है। फोन काट देने के बाद वेद असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। कोलकाता में उसके परिवार के रूप में उसकी केवल छोटी आंटी ही थी। उसका और उसकी छोटी चाची का रिश्ता बहुत अच्छा था। दोनों माँ बेटे जैसे एक दूसरे पर हक जमाते थे, लेकिन उसकी छोटी मौसी का परिवार उसके प्रति उतना उत्साहित नहीं था, जो शहर से दूर देहात में रहते थे। उनकी आर्थिक हालत भी अवह नहीं थी। छोटी चाची की भी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर वेद को लेकर बहुत अच्छी भावना थी। वेद के चचेरे भाई ने हमेशा वेद को खुद से छोटा समझा और उसे नीचा ही दिखाया। वेद के प्रति उसके चाचा का रवैया अभी भी ठीक था। कम से कम सतह पर तो वह ठीक ही लगता था, लेकिन वो बहुत अहंकार से भरे हुए इंसान थे। वेद को भी एक आदमी का गर्व था, इसीलिए वह कितना भी दुखी क्यों न हो, भले ही वह अकेले किराए के कमरे में रह सकता था और नए साल का आनंद ले सकता था।
फिर भी वह अपनी छोटी चाची के घर जाने का सोचता है। हालांकि वेद को भी पता था कि उन दिनों के बीच फंसना मुश्किल होगा। अगर उसके माता पिता को पता चले कि उनका बेटा शहर में नए साल के लिए अपने परिवार के पास नहीं जा रहा है तो मामला बिगड़ सकता है। सौभाग्य से वेद को अब कुछ भरोसा था, कम से कम वह छोटी चाची के घर जाता तो उसके हाथ खाली नहीं होते। यहाँ तक कि अगर उसे वहां रहने में असहजता महसूस होती तो भी वह ज्यादा से ज्यादा आधी रात ही रुकता। उसने सोचा था कि नए साल का खाना खत्म करने के बाद वो निश्चित रूप से रहने के लिए वापस आएंगे। क्योंकि उसने पहले ही अपनी छोटी चाची के घर में नया साल बिताने का फैसला कर लिया था तो निश्चित रूप से वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इन सब बातों में वो भूल ही गया था कि उसने कुछ खाने का सामान खरीदा है। उसके पास पहले खरीदी गई रोटी खाने का भी समय नहीं था। उसने तुरंत अपने फोन का ब्लेस्ड डिस्ट्रॉयर सॉफ्टवेयर खोला और स्कैन की गई इमेज को एक एक करके टाइप किया। उसने एक त्वरित नजर डाली और महसूस किया कि सब कुछ अभी भी सामान्य था। केवल एक एनर्जी पॉइंट एक डाउनलोड कर सकता है। हार और कंगन के लिए उसे आमतौर पर डाउनलोड करने के लिए 3 से 10 एनर्जी पॉइंट की आवश्यकता होती है। इन चीजों का मूल्य आमतौर पर हीरे का 10वां हिस्सा भी नहीं होता है। अभी तो वेद के खाते में 1 मिलियन से अधिक थे, इसीलिए उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने तुरंत पहले 100 अलग अलग तरह के गहनों को डाउनलोड करने की तैयारी की। जब उसने डाउनलोड करने के लिए एक ब्रेसलेट को चुना तो अचानक उसके फोन पर एक और पेज आया। उसमें लिखा था आज डाउनलोड की अधिकतम संख्या 10 गुना तक पहुंच गई है। केवल इसे कल डाउनलोड करें या अधिक डाउनलोड प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। आप पहले से ही डाउनलोड सीमा पार कर चुके हैं। मूल रूप से यह स्कैनिंग सॉफ्टवेयर दिन में केवल 10 बार ही डाउनलोड कर सकता था। यह देखकर वेद हैरान रह गया, लेकिन जब उसने इसे देखा तो वो तुरंत सतर्क हो गए। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वो थी इस सॉफ्टवेयर की समय सीमा, जो आज रात 8 बजे तक ही था। आज रात 8 बजे के बाद इसके गायब होने की बहुत संभावना थी। लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर को अभी भी अपग्रेड किया जा सकता है तो क्या इसे हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता है? यह देखकर कि प्रॉम्प्ट में अपग्रेड शब्द को लाल रंग से मार्क किया गया था, वेद ने फिर 2 शब्दों पर क्लिक करने का प्रयास किया। वेद अपने परिवार से मिलने के पहले इस ऐप पर आए अपडेट के ऑप्शन को देखकर परेशान हो गया था। उसका इरादा था कि वो कुछ और डाउनलोड कर लेता, मगर इस अपडेट के बाद को देखते हुए वो कुछ परेशान हो गया था। उसके फोन स्क्रीन पर एक नया डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ। अभी अपडेट करें, रद्द करें। निश्चित रूप से अपडेट के बाद स्कैनिंग और डाउनलोड सिस्टम मोबाइल सॉफ्टवेयर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अपग्रेड करने के लिए अब यहाँ वेद के पास 2 ऑप्शन थे। वेद इस समय इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि ऊर्जा की खपत को बराबर करने के लिए वास्तव में 10,000 अंक की जरूरत थी, वह तुरंत अवाक रह गया। एक एनर्जी पॉइंट 100 रुपए के बराबर था। ये 10,000 एनर्जी पॉइंट का मतलब 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ये समझकर वेद का दिमाग खराब हो गया था। उसने तुरंत महसूस किया कि उसे बरगलाया गया है। उसने अभी तो 12 लाख का इंतजाम किया था और अब अगर ये अपग्रेड करता है तो 10 लाख गायब हो जाएंगे। उसका चेहरा एकदम उदास हो गया था। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तब उसने 1 मिलियन की कीमत चुकाई। वेद ने ये समझकर वो पैसा चुकाया था कि अपग्रेड करने के बाद उसे आगे भी स्कैनिंग और डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। वो सिस्टम पर एक दांव खेल रहा था। इस प्रकार उसने अपने दांत पीस लिए, दर्द सहा और तुरंत अपग्रेड करें विकल्प पर क्लिक किया। शायद ये वेद की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। अपग्रेड की शुरुआत के बाद फोन की स्क्रीन काली पड़ गई, फिर जोर से कांपने लगी जैसे कोई मछली किनारे पर गिर गई हो। फोन को अपने हाथों से उड़ने से रोकने के लिए वेद को फोन को अपने हाथ में कसकर पकड़ना पड़ा। जब वेद को लगा कि उसकी हथेली झटके से सुन्न हो गई है तो फोन आखिरकार शांत हो गया। उसने फोन चालू किया और पाया कि स्क्रीन पर एक स्कैन फ्रेम जैसा दिखने वाला एक आइकन था। आइकन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज पॉपअप हुआ। पेज के निचले भाग में वर्किंग ऑप्शन थे, जो थे स्कैन डाउनलोड, जीन एक्सट्रैक्शन, मिशन रिलीज। पहले 2 ऑप्शन को सीधे सॉफ्टवेयर से हटा दिया जाना चाहिए था, जबकि अंतिम 2 ऑप्शन अपग्रेड के बाद सिस्टम द्वारा जोड़े गए नए फीचर थे। वेद ने जीन एक्सट्रैक्शन ऑप्शन खोला और उस पेज को देखा जो अभी आया था। केवल एक वाक्य था, पौधों और जानवरों का एक स्कैनिंग नमूना जो नहीं मिला था। उनको जीन एक्सट्रैक्शन को अंजाम देना मुश्किल था। यह कैसी काली तकनीक थी? वेद ने बहुत सोचा इसके बारे में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नया ऑप्शन आखिर है किस चीज के लिए। क्या यह वास्तव में पौधों और जानवरों के जीन निकाल सकता है? यह जिन जीन्स को उसने निकाला है क्या ये सच में ह्यूमन बॉडी में जमा हो सकते हैं? यह कोई सॉफ्टवेयर ऐसी कोई जानकारी रख सकता है तो क्या वो ऐसा कुछ बना सकता है जिसमें बहुत से जानवरों की खूबियां हो? जब वेद ने इस संभावना के बारे में सोचा तो वो अपने खून को उबलता हुआ महसूस कर सकता था। हर लड़के के दिल में कुछ ऐसा बनने का सपना होता है जो उसको सबसे आगे और सबसे बेहतर बना दे। वे सभी उस दिन का सपना देखते हैं जब समाज में उनकी बात सबसे ज्यादा मानी जाए, जब उसके पास पावर होगी। दुर्भाग्य से वेद ने यह नहीं कहा कि वह शक्तिहीन था। एक दफा जब उसने एक चोर को सड़क पर चोरी करते देखा तो वह चोरी किए गए लोगों को चेतावनी देने के लिए केवल कुछ ही बार खांस सका, लेकिन फिर भी कुछ चोरों के साथियों ने उसे सड़क पर पीट दिया था। उस समय वह इतना डरा हुआ था कि उसके पास हाथ वापस करने की हिम्मत नहीं थी और केवल अपने सिर को अपने हाथों से ढककर और दूसरों को उसे पीटने की अनुमति देकर खुद को जमीन पर फेंक सकता था। वह जानता था कि अगर उसने वापस लड़ने की हिम्मत की तो उसे और भी अधिक पीटा जाएगा। वह अनुभव वास्तव में उनके लिए कभी भूलने वाला नहीं था। उन्होंने किनारे से उदासीनता से देखने वाले दर्शकों को नाराज नहीं किया और न ही उस लड़की को दोष दिया जो उसकी याद दिलाने के कारण चुपचाप फिसल गई थी। अपने स्वभाव के कारण वेद खुद को बहुत ज्यादा नफरत करता था। उस वक्त वह अपनी ताकत से उन चोरों और गुंडों को तब तक पीटना था जब तक कि उनके दांत जमीन पर न गिर जाएं। दुर्भाग्य से उसके पास उस तरह की क्षमता नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास मजबूत बनने का मौका है। अगर वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है। फिर वो सोचता है मुझे इसे बाद में आजमाना होगा। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि आखिरी विकल्प पर लाल रंग का स्टार मार्क बना हुआ था। ऐसा लग रहा था सर्च ऑप्शन के आने के ठीक बाद सर्च में पहले से ही एक आइटम था। ऐसा लग रहा था कि 2 मिशन है। इसने वेद को यह महसूस कराया कि यह बेतुका था। यह कोई खेल नहीं था। वो यहाँ आखिर किस सर्च के लिए आया था? ये भी हो सकता है उसकी अपनी लाइफ ही गेम हो गई हो। पिछले कुछ घंटों से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो इतना अजीब था कि वो किसी को कुछ समझा नहीं सकता था और कोई समझ भी नहीं सकता था। अगर अभी अगले ही पल उनके फोन में कोई एलियन आ भी गया तो ये उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वेद बहुत उत्सुक था कि इस बार ये सॉफ्टवेयर उसे किस तरह का ऑप्शन देगा, इसलिए उसने जल्दी से मशीन रिलीज के ऑप्शन पर क्लिक किया। इसके तुरंत बाद कुछ छोटे शब्द स्क्रीन पर आए। एक ग्रोथ टास्क, जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन नोट, यह काम अनिवार्य है। डिस्क्रिप्शन, अपग्रेड करने के बाद सिस्टम में पौधों और जानवरों से जीन निकालने की क्षमता हो जाती है। होस्ट, कृपया याद रखें कि जीन निकालने से 3 घंटे के भीतर ही अपने शरीर में इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद यह खराब हो जाएगा। रिवॉर्ड, जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर की बोतल, फेलियर पेनल्टी, बहुत बुरा हो सकता है होस्ट के लिए। 2 रैंडम क्वेस्ट, डूइंग राइट, वर्किंग डिस्क्रिप्शन, कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी।
कृपया 24 घंटे के भीतर न्याय के लिए एक अच्छा काम करें। रिवॉर्ड 30 एनर्जी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी कोई नहीं, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। यहाँ 2 मिशनों को देखकर वेद पहले तो दंग रह गए, लेकिन फिर उसे अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। यह स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, दूसरे शब्दों में यह सिस्टम था, यह सच में रहस्यमय और शक्तिशाली था। जब से वेद ने कल सॉफ्टवेयर के रहस्य की खोज की, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। हालांकि उसी समय वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था कि उसके फोन में सॉफ्टवेयर कैसे आया। उसे विश्वास नहीं था कि वह सॉफ्टवेयर फुबाऊ ऐप कंपनी ने बनाया था। भले ही वेद ने स्वयं इसका अनुभव किया था, फिर भी उसने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। उसे यह भी लग रहा था कि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी नहीं है इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए। फिर यह सॉफ्टवेयर कहां से आया? क्या यह एलियन के कारण हुआ था या यह पौराणिक राक्षसों और अमर लोगों का काम था? बात यह भी थी कि वेद ने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा और सुना था। कहा यह भी जा सकता था कि वो खुद को इस सवाल से बचा रहा था, लेकिन अब जब उसने देखा कि ये सच में है और अब उसे इसको समझ के इसके साथ चलना पड़ेगा। क्या यह हो सकता है? ये क्या कोई अब वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था जो भी कुछ वेद कर रहा था? इस सॉफ्टवेयर में गजब की बात वेद को पता चली थी। इसके अनुसार अगर वेद किसी तरह का जीन खुद में लेगा तो उसको एक मिशन भी करना पड़ेगा जो कुछ इस ऐप में आएगा। वो ये भी सोच रहा था कि सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि उसने फोन पर पोस्ट किए गए मिशन को पूरा किया या नहीं। इन सबसे बड़ी बात, इसे कौन साबित करेगा? वेद को समझ आ रहा था कि यह भी जेनेटिक अडेप्टेशन का काम इतना आसान नहीं था। यह निश्चित रूप से कुछ नहीं था जिसे मकड़ी के जीन को निकालने और अब्सॉर्ब करने के बाद आसानी से स्पाइडरमैन में खुद को बदला जा सकता है। यह ऐसा भी कुछ नहीं था जो सिर्फ एक भेड़िए के जीन को अब्सॉर्ब करके किंग कॉन्ग वुल्फ बन सकता था। इस पॉइंट को इस मिशन के नाम से लिखा जा सकता है, जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर। ऐसा लग रहा था कि अगर जानवरों और पौधों से निकाले गए जीन को मानव शरीर में मिला दिया गया तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दबाने के लिए इस जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर का यूज करना होगा। इसके अलावा यह औषधि केवल जीन के कॉन्फ्लिक्ट को दबाने में सक्षम होनी चाहिए, न कि समस्या को हल करने में। वेद के लिए अब यह खेल हो गया था, पर उसे यह नहीं पता था कि इस खेल का अंजाम क्या हो सकता है। यदि वह खोज के निर्देशों का पालन करता और पौधों और जानवरों के जीन के एक हिस्से को अपने शरीर में मिला लेता तो यह भविष्य की परेशानियों को पीछे छोड़ देता। और दूसरी सर्च का इनाम क्या था? क्विक एक्टिंग हर्ट प्रोटेक्शन पिल। वो इसके लिए क्या चाहता था? लेकिन उन 30 एनर्जी पॉइंट से मिलने वाले रिवॉर्ड खराब नहीं थे। अगर इसे रुपए में बदल दिया गया तो यह भी 3000 होगा। अपने फोन पर 2 मिशनों को देखते हुए वेद बहुत खुश भी था और दुखी भी था। क्या उसे निर्देशों का पालन करना चाहिए? वेद की नजर से दूसरी चीज को किसी भी समय स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। फिलहाल वेद इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। हालांकि पहला मिशन जरूरी था और समय सीमा केवल 3 घंटे थी, इसलिए उसे तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन इस तरह उसे अपने फोन में इस रहस्यमय सॉफ्टवेयर के गायब होने का डर भी था। वेद ने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ $1 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन उसने उसे पलक झपकते ही उसे छोड़ देने के लिए कहा। यह कीमत उसके जैसे हारे हुए व्यक्ति के लिए बहुत अधिक थी। तो क्या वेद के लिए इसे अस्वीकार करना असंभव था? तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी एपिसोड आपने देखे हैं सुने हैं सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद वेद को इसमें कुछ अलग तरह के ऑप्शन दिख रहे थे, जिसमें से जीन अपग्रेड करने का ऑप्शन सबसे अलग था। उस ऑप्शन के साथ कुछ रिस्पांसिबिलिटी भी आ रही थी। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है। पहले तो ये फिजिकल वर्ड को इंटरप्रेट करता था, मगर अब मॉलिक्यूलर लेवल पर भी इसका ऑप्शन आने लगा था। वेद को न चाहते हुए भी इसको मानना ही पड़ा, इसीलिए वह इसे केवल खुशी-खुशी स्वीकार कर सकता था। स्पाइडरमैन के बारे में सोचो, वुल्वरीन के बारे में सोचो या बैटमैन के बारे में सोचो, वेद को लगा कि वह सच में ऐसा चमत्कारी इंसान बन सकता है। यहाँ तक कि अगर इस वजह से उसे कुछ जोखिम भी उठाना पड़ा तो यह पूरी तरह से इसके लायक होगा। आखिर हर किसी को सुपर हीरो बनने का मौका नहीं मिलता है। हालांकि जब वेद ने पहले मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जाने का मन बना लिया तो उसे सिर दर्द होने लगा कि पौधे और जानवरों के नमूनों को कैसे स्कैन किया जाए। ये सवाल उसे काफी परेशान कर रहा था। वेद जानता था कि कोलकाता में बॉटनिकल गार्डन है और एक ऐसी जगह भी है जहां बहुत सारे एक्वा एनिमल्स को भी रखा गया था। अगर वो सामान्य दिन में किसी भी स्थान पर जाता तो वह आसानी से स्कैन करके बड़े लेवल पर जानवरों और पौधों के नमूनों को कलेक्ट कर सकता था। हालांकि दिक्कत यह थी कि आज नए साल की पहली शाम थी, इसलिए वेद को पता नहीं था कि क्या ये जगह खुली होंगी। मगर दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसे इस मिशन को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा करना था। खैर वेद ने इस बारे में तुरंत सोचा। पौधों और जानवरों से जीन निकालने के लिए किसी को भी बड़ी स्पीसीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, मगर वो जीन कलेक्शन का काम कुछ छोटे कीड़ों से भी कर सकता था। कभी-कभी छोटे कीड़े भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए मकड़ियां, चींटियों की तरह, तिलचट्टे की तरह। इन छोटे कीड़ों की क्षमताएं छोटी नहीं थी। अगर वो इंसानों जितने बड़े होते तो इंसान जरूर उनके सामने कमजोर मुर्गे की तरह होते। अगर इन छोटे कीड़ों से काम चल जाए तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। उसके इस अंधेरे और उमस भरे किराए के कमरे में कीड़े आराम से मिल सकते थे। वेद ने लापरवाही से अपना सिर उठाया और एक ग्रे मकड़ी को देखा जो एक नाखून के आकार की थी, जो विपरीत दीवार पर फैली हुई थी। वेद मन ही मन सोचता है, मुझे पहला शिकार मिल गया। वेद ने अपने कमरे में चींटियों और तिलचट्टों को देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने पहली नजर में उनमें से एक को जीवित देखा था। इसलिए वो इस ग्रे मकड़ी पर ही उस जीन अडॉप्टेशन का यूज करने की तैयारी करता है। उसने अपना सेलफोन उठाया और टास्क पोस्ट से बाहर निकल गया। फिर उसने स्कैन टू डाउनलोड लेवल वाले फंक्शन पर क्लिक किया। तुरंत आइडेंटिफिकेशन स्कैन बॉक्स फिर से फोन पर दिखाई दिया। वेद ने दीवार पर लगी मकड़ी की तरफ अपना फोन दिखाया। दूर होने के कारण स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मकड़ी के पास केवल एक छोटी काली बिंदी दिख रही थी, लेकिन उसके ठीक बाद वेद ने पाया कि स्कैनिंग फ्रेम में इमेज को बड़ा करने का भी ऑप्शन था। उसने पिक्चर फ्रेम के दाईं ओर प्लस साइन पर हल्के से टैप किया और फ्रेम के अंदर की इमेज धीरे-धीरे बड़ी हो गई। उसमें अब मकड़ी साफ-साफ दिख रही थी। अलग झपकाते ही एक बड़ा सपाट सिर, एक पतला गोल पेट और 8 प्यारे पैर फ्रेम में दिखने लगे। साथ ही स्कैनिंग फ्रेम के नीचे का प्रोग्रेस बार भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। एक छोटी मकड़ी को पूरा स्कैन करने में लगभग सॉफ्टवेयर को 10 मिनट का समय लगा। उसके बाद स्कैन बॉक्स गायब हो गया और मोबाइल फोन की स्क्रीन में ग्रे मकड़ी की एक तस्वीर दिखाई दी, जिस पे वेद ने मोबाइल को फोकस किया था। स्क्रीन के नीचे चेक स्कैन रिजल्ट ऑप्शन था। वेद ने इसे खोलने के बाद क्लिक किया। उसने देखा कि यह शीर्ष पर लिखा हुआ था अनरीच्ड, क्योंकि यह मक्खियों का शिकार करना पसंद करता है। इसे मक्खियों के बाग की तरह भी जाना जाता है। पैर छोटा और मजबूत है। ये कूदने और शिकार करने में अच्छा है, इसलिए इसका नाम ज्यादा फेमस है। ये मकड़ी रेशम थूक सकता है, लेकिन इनका नेटवर्क कमजोर होता है। विशेष रूप से रेंगने वाली वर्टिकल जगह में शरीर को ठीक करना, पर्ची को रोकने के लिए रेशम का उपयोग करते हैं। इसकी 8 आंखें हैं और दूसरे जीवों में सबसे अच्छी दृष्टि से देखी जाने वाली प्रजाति है। सैंपल में एक विशेष जीन पाया गया था। जीन्स इवैल्यूएशन करने के वक्त ये लेवल 1 का मैच है।
नोट, अधिकतम 9 लेवल हो सकता है। यदि यह जीन मानव शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है तो यह मेजबान की चढ़ाई और कूदने की क्षमता को बढ़ा सकता है और मेजबान की दृष्टि को भी बढ़ा सकता है। इस परिचय के नीचे 3 विकल्प थे। एक डाउनलोड स्पीसीज है, एक एक्सट्रैक्ट जीन है और अंतिम कैंसलेशन है। जब वेद ने स्कैन के रिजल्ट को पढ़ना समाप्त कर दिया तो उसे फिर से बेचैनी होने लगी। वह जानता था कि यदि वह इस अनिवार्य मिशन को पूरा करना चाहता है तो उसे एक्सट्रैक्ट ऑफ जीन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हालांकि समस्या यह थी, वेद ने पाया कि इस जीन के उनके शरीर पे फोकस के बाद कुछ शब्द पॉसिबिलिटी बार-बार शो हो रही थी। इस डिस्क्रिप्शन के साथ वेद ने अनुमान लगाया कि भले ही इस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का आविष्कार सच में एक शक्तिशाली एलियन ने ही किया होगा, यह संभवतः अभी की एक्सपेरिमेंटल है। शायद इसमें आगे कुछ और हो सकता है। क्या यह हो सकता है? क्या उसे सॉफ्टवेयर के आविष्कार के बाद किसी वॉलंटियर की तरह चुना गया था? अगर हकीकत में ऐसा होता तो यह बताना सच में ठीक था कि अनरीच्ड के जीन्स को निकालने और उन्हें अपने शरीर में मिलाने के बाद क्या होगा। वेद थोड़ी देर के लिए झिझक रहा था, लेकिन अंत में वो अभी भी सॉफ्टवेयर को छोड़ने और सामान्य जीवन में लौटने का निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि ऐसा ही था। भले ही वह जानता था कि मकड़ी के जीन के साथ जुड़ना अविश्वसनीय था, वो केवल अपनी नाक पकड़ सकता था और इसे एक्सेप्ट कर सकता था। इसीलिए वेद ने अब रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने दांत से उसे स्क्रीन पर ऑप्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन की ओर इशारा किया। वाइब्रेशन के साथ स्क्रीन तुरंत बदल गई और नया डाउनलोड बॉक्स पॉपअप हुआ। अरैक्निड के जीन को निकालने के लिए 1000 एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत होगी। क्या आप जीन एक्सट्रैक्शन जारी रखना चाहेंगे? कंफर्म इट। रिजेक्टेड। 1000 एनर्जी पॉइंट, यह 1 लाख के बराबर था। वेद ने सोचा कि कैसे वह 1 घंटे पहले ही करोड़पति बनने के सपने देख रहा था। अब इतने कम समय में उनके खाते में केवल 2 लाख ही बचे थे और अब उसे और 1 लाख खर्च करने की जरूरत थी। उस पल में वेद को ऐसा लग रहा था कि वह सच में पागल हो जाएगा। वो जब भी कोई बात समझता, ये सॉफ्टवेयर उसे कुछ नया ही सिखा दे रहा था। उसे कुछ डाउट भी था कि स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के पीछे का मास्टरमाइंड जानबूझकर ऐसा कर रहा था। भले ही वह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करता था, लेकिन पलक झपकते ही वह उससे सारे पैसे को वापस लेने का रास्ता खोज लेगा। ये उसने नहीं सोचा था। वो पहले तो सोचता है, आखिर कौन बैठा होगा ये डिसाइड करने के लिए कि किस डाउनलोड के लिए कितने एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत है। ये वक्त फैसले का था, मगर वेद का विल पावर अब जवाब दे रहा था। खैर, ये पहले से ही होता आ रहा है। किसी भी गरीब को जब जिंदगी और पैसों को चुनना हो तो वो पैसे को ही चुनता था और इसी चक्कर में जिंदगी उसके हाथों से निकल जाती है। ठीक है, वेद अपने दिल में केवल शिकायत कर रहा था। अभी अनरीच्ड जीन निकालने के लिए आवश्यक 1 लाख भी उसके लिए बहुत भारी लग रहा था। हंसी और खुशी की जगह एक डर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उस समय वेद की उंगली थोड़ी कांपने लगी और उसने कंफर्म करने के लिए उसे दबाया। एक पल बाद एक नीली बोतल जो इंजेक्शन की तरह लग रही थी उसके फोन के निचले हिस्से से हल्के शोर के साथ निकली और सीधे जमीन पर गिर गई। वेद चौंक गया। सौभाग्य से वह बिस्तर पर बैठा था और अपने फोन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। छोटी बोतल बिस्तर पर ही गिरी थी। अगर वह अभी जमीन पर खड़ा होता तो बोतल उतरते ही चकनाचूर हो जाती। वेद सोचता है, यह क्या है? अब क्या ये 1 लाख जैसा कुछ है? उसने बिस्तर पर पड़ी छोटी बोतल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वेद ने टोपी खोली और देखा, केवल यह देखने के लिए कि बोतल एक रंगहीन और पारदर्शी तरल से भरी हुई थी। उस पे साफ-साफ लिखा था, इसे आपको आराम से पीना है। वेद ने अपने दांतों को जकड़ लिया, बोतल को अपने मुंह के पास रखा और उसमें मौजूद सभी तरल को 2-3 घूंट में पी गया। उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। वेद को उसे पीने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिनरल वाटर पिया हो। लेकिन ठीक उसी पल वेद का चेहरा बदल गया। एक पल में उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। यह खुजली उसकी त्वचा से आई थी। वह अपने शरीर को खरोंचने के लिए पहुंचा, लेकिन उसका थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, खुजली और अधिक तीव्र होती गई। हाल और बुरा हो रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अतः की यह खुजली उसके आंतरिक अंगों और हड्डियों में भी हो रही है। बिस्तर पर गिरते ही वेद बुरी तरह से चिल्लाया। वह बिना किसी और चीज की परवाह किए अपने पूरे शरीर को खरोंचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। वो पागलों की तरह कर रहा था। उसके हाथ और जांघ खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था कि दर्द के कारण खुजली कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर वेद ने देखा कि उसके हाथ पहले से ही खून से रंगे थे और वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन चौंक गया था। अगर वो इसी तरह खुजलाता रहा तो मरा भी नहीं तो आधा अपंग हो जाएगा। वेद ने अपने फोन के उस सॉफ्टवेयर के कारण अपना जेनेटिक ऑर्डर से खेलने का सोचा था। पहले उसने बाहर जाने का सोचा था, मगर बाद में उसने अपने बेकार घर में से एक ग्रे मकड़ी उठाई और उसके जीन को ही स्कैन करके अपने शरीर में ले लिया। अंदर जाते ही उस जीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वेद को इस कारण बहुत खुजली हो रही थी, इतनी कि वो खुद के हाथ पांव को काटने की सोच रहा था। वेद को उसकी मौत तो नहीं, मगर उसे डर था कि वो खुद को अपाहिज कर लेगा। वेद इतनी तकलीफ में था कि खुद को कोस भी नहीं पा रहा था। ऐसा करने के लिए उसने यहाँ तक चाहा कि वह अपने शरीर के सारे खून और मांस को काटने के लिए एक चाकू ढूंढ सके। अगर उसके दोस्त आसपास होते तो वेद को निश्चित रूप से होश में रहते हुए उसके हाथ और पांव बांध देते, मगर दुर्भाग्य से अभी वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। वेद जानता था कि वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को अपनी त्वचा से छीलने से रोकने के लिए उसने अपने दांत पीस लिए और बेरहमी से अपना सर दीवार से टकरा दिया। फिर एक डोंग आवाज के साथ वेद की आंखें पीछे की ओर मुड़ गई, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। अपने फोन की घंटी बजने की आवाज से वेद जाग गया था। वो बस उठा था। उसकी हालत अभी भी कुछ अच्छी नहीं थी। अब उसको थोड़ा और होश आने लगा। वो अब एक अचंभे में बैठ गया। उसका फोन लगातार बजे ही जा रहा था। उसने अपना फोन उठाया और अपनी उंगली का इस्तेमाल फोन की स्क्रीन पर एक रेखा खींचने के लिए किया। कॉल उठाने के बाद उसने पाया कि फोन की स्क्रीन पर खून की एक खरोंच वाली रेखा थी। इसके तुरंत बाद उसने अपने खून से सने हाथ पर घने काले बालों की एक परत भी उगती हुई देखी और उसके मुंह से निकला, आह। वेद मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया और पागलपन से अपना फोन दूर फेंक दिया। फोन जोर से जमीन पर गिर गया। फोन का पिछला कवर और बैटरी उड़ गई। हालांकि वेद ने इस सब की परवाह नहीं की। अभी उसका दिल केवल अंतहीन भय और पछतावे से भरा हुआ था। जैसी उम्मीद थी, आसमान से कुछ बहुत अच्छा गिरने जैसी कोई बात नहीं थी। वो अपनी हालत देखकर अभी भी डरा हुआ था। किसी कारण से स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जो उसे अचानक रातों रात अमीर बना सकता था, उसके फोन पर दिखाई दिया। वो इतना तो समझ पा रहा था कि यह अभी जो उसकी हालत थी वो मकड़ी के जीन को अब्सॉर्ब करने से हुई थी। वो मन ही मन में सोच रहा था, यह सिर्फ एक घोटाला है। अगर उसे पहले पता होता कि वो उस तरह की शापित जीन मेडिसिन पाने के बाद इतनी भयानक स्थिति में जाएगा तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। भले ही उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए, भले ही उसने इस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को खो दिया हो, फिर भी थोड़ी खुशी और थोड़ा गम था। खुशी थी अपने बचने की और गम था कि वो अब जिंदगी भर एक गरीब की तरह ही जिएगा। कम से कम अभी जैसा होने से तो अच्छा। वो गरीबी जिसमें अपने हाथ पैर तो सलामत रहेंगे। वेद ने आईने में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी हकीकत में वह यह भी साफ तौर से जानता था कि उसका पूरा शरीर अब इस काले फर से ढका हुआ था। वह अपने चेहरे पर इतने बाल, इतने लंबे और इतने काले अपनी आंख के कोने से देख सकता था। तो उसे क्या करना चाहिए? वह बाहर कैसे जा सकता था और किसी से मिल सकता था जब वह इतना भयानक रूप में बदल गया था? वो अपने हाथों को फर्श पर मार रहा था और सोच रहा था कि मुझे अब अपनी पूरी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती, तो मुझे खुद को समाप्त कर लेना चाहिए।
फिर वो रुक गया और खुद से ही बोलने लगा, अगर मैं इस तरह मर गया तो जब दूसरे मेरी लाश देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? यहाँ लोग जिंदा इंसानों को नहीं छोड़ते, मैं तो फिर भी मरा हुआ क्या ही कर लूंगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और के घर में मर गया तो मैं भी मकान मालकिन के लिए परेशानी का कारण बनूंगा। मकान मालकिन मेरी बड़ी बहन की तरह है, एक अच्छी इंसान है, मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वेद अपनी हालत से परेशान होकर मरने के अलग अलग तरीके सोच रहा था। हाँ, चलो बाहर चलते हैं और अंधेरा होने पर गंगा में कूद जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, मौत कोई बड़ी बात नहीं, मौत से तो मोक्ष का द्वार खुलता है। वेद ने अपना मन बना लिया। डर की उस तनावपूर्ण भावना को खोने के बाद उसका दिमाग थोड़ा साफ हो गया। उसने अचानक नसेर मारा और सोचा, ऐसा लग रहा था कि जिस काम को उसने स्वीकार करके करना चाहा था उसे इसका इनाम मिला था। इनाम की बात से उसे याद आया कि इस मिशन के लिए किसी प्रकार का जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर था। तब उसको समझ आया कि वो अभी जिस भी हालत में है, यानी कि ये दर्द, ये बाल और ये खुजली, ये सब ह्यूमन और इंसेक्ट के जीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा था। फिर अगर वो उस जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर को प्राप्त कर सकता है तो शायद वह इस समस्या को हल कर सकता है। इस पॉइंट पर सोचते हुए वेद ने तुरंत इस तरह की खुशी का अनुभव किया जैसे कि वह मौत के दरवाजे से वापस आ गया हो। हालांकि उसने अपने फोन की एक झलक पकड़ी कि वह जमीन पर गिरा था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो उसका चेहरा फिर से काला हो गया। फोन को इस तरह गिरते देख वो सोच रहा था कि क्या यह अभी भी काम करेगा। फोन की हालत देख के तो लग रहा था कि फोन शायद अब काम नहीं कर पाएगा और इसे शुरू नहीं किया जा सकता। फिर उसके फोन में अगर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जिसे उसने अपग्रेड करने के लिए 1 मिलियन खर्च किया था वह चला गया तो जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही इस फोन को फिर से तैयार किया जा सकता हो, लेकिन अपने वर्तमान भयानक रूप के साथ वेद बाहर नहीं जा सकता था। अगर बाहर निकल भी जाए तो कोई नहीं मिलेगा उसे अपना फोन ठीक कराने के लिए। यह नया साल था, वो समझ रहा था कि वो अपना फोन ठीक करने के लिए किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। वेद चिल्लाया और तुरंत जमीन पर कूद पड़ा फोन उठाने के लिए, जिसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। फोन की स्क्रीन पहले ही टूट चुकी थी और फोन का पिछला हिस्सा टूटकर 2 टुकड़े हो गया था। फोन की बहुत नाजुक हालत थी, बिल्कुल वेद की तरह। वेद को उस दुकान की बात याद आ रही थी जहां से उसने फोन लिया था। लोग कितना झूठ बोलते हैं, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि नॉकऑफ फोन विशेष रूप से मजबूत थे और दूसरी मंजिल से नीचे गिरने के बाद भी नहीं टूटेंगे? वेद खुद को कोस रहा था कि वो अपने फोन को गिरने से क्यों नहीं रोक पाया। वेद का दिल कांप रहा था। जीवन में सबसे बड़ा दुख है जब कोई पहले से ही निराश होता है और अंत में आशा की एक किरण देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी एकमात्र आशा को लंबे समय से उसके ही कर्मों ने बुझाया है। हालांकि उसने जब और कोई उम्मीद रखने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने जल्दबाजी में टूटे हुए फोन को फिर से जोड़ दिया। उसने पारदर्शी गोंद से लिपटे फोन को पकड़ रखा था और कांपते हुए स्टार्ट बटन दबा दिया। वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी सांसें भी थम गई। जब फोन में कंपन हुआ और फोन पर इस्तेमाल की गई स्क्रीन आखिरकार जल उठी तो वेद इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसके मुंह से उस समय एक ही बात निकली, शुक्र है फोन शायद अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि स्क्रीन थोड़ी धुंधली लग रही थी। वेद खुद से बोलता है, जब तक मैं इस जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर को प्राप्त कर सकता हूं यह सब कोई समस्या नहीं होगी। जब वेद ने अपने फोन पर स्क्रीन सॉफ्टवेयर खोला और मिशन कंटिन्यू फंक्शन खोला तो निश्चित रूप से पहला जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन काम पढ़ने के बाद एक हरा कंप्लीट साइन था। इसे नीचे खींचकर 2 विकल्प में से जो खोज पुरस्कार प्रदर्शित होने के बाद दिखाई दी, गेट योर रिवॉर्ड और रिजेक्ट रिवॉर्ड। कौन छोड़ेगा इसको? वेद इतना कहकर जल्दी से पहले बिस्तर पर चढ़ गया और फिर ध्यान से गेट इन ऑप्शन का चूज किया। जैसे कि उम्मीद थी, प्रकाश की चमक के साथ एक छोटी कांच की बोतल बाहर निकली और बिस्तर पर गिर गई। कांच की बोतल में तरल पहले से जीन ड्रग से अलग नहीं दिख रहा था, वह बेरंग और बेस्वाद था, साफ पानी की तरह। वेद के पास और कोई चारा नहीं था। अगर इस चीज का सेवन भी किया जाए तो इसके और भी अज्ञात परिणाम होंगे, मगर अभी उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। एक तो वो पहले ही तकलीफ में था और अब बस वो खुद को ठीक करना चाहता था। बिना देर किए उसने तुरंत बोतल खोली और सारा तरल निकल लिया। वेद ने फिर अपना हाथ उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने रखा। घबराहट से उसकी हथेली पर बारीक काले फर की परत को घूर रहा था, जैसा कि उम्मीद थी। दवा पीने के 1 मिनट से भी कम समय में वेद को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी हथेली पर काले बालों की परत सिकुड़ने लगी थी। जब तक कि वह लगभग पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, उसका सिकुड़ना देखा जा सकता था। वेद खुशी से फिर रोने लगा और बोला, ऐसा लगता है कि मुझे गंगा में कूदने की जरूरत नहीं। उसने उत्साह में बिस्तर से छलांग लगाई और आईने के सामने चला गया। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी छलांग में उसे लगा जैसे उसके शरीर का वजन कुछ भी नहीं है। वह जो बिस्तर से नीचे कूदने वाला था वास्तव में तिरछे हवा में उड़ गया और बिस्तर के सामने की दीवार तक पहुंच गया। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया है। बाद में उसको ध्यान आया कि जीन अडॉप्ट करने के बाद उसने सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई जानकारी को नजरअंदाज कर दिया था। उसका जो भी हाल था वो इसी के कारण था। बाद में उसने जब अपने टूटे फोन को जोड़ा तो उसको वो तरीका मिल गया जिससे वो फिर से नॉर्मल हो सके। अभी तो वेद एक बच्चे की तरह इस सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश कर रहा था। जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर लेने के बाद वो ठीक हो गया, मगर तब उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। वेद अपने बिस्तर से उतरने के लिए आराम से ही कूदा था, मगर जब उसे एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है, उसे कूदने के बाद समझ आया कि वो दीवार से टकराने वाला है। ये समझ आते ही उसने अपने सिर को फिर से दीवार से टकराने और बेहोश होने से बचाने के लिए अपने सामने ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। वेद ने अपने दोनों हाथों का उपयोग दीवार के खिलाफ खुद को बचाने के लिए किया था। उसने बस इतना सोचा था कि वह पीछे खिसक जाएगा और नीचे गिर जाएगा, लेकिन कौन जानता था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसके हाथों से एक मजबूत बल निकला जिसने उसे तुरंत दीवार से चिपका दिया। वेद पहले तो भ्रमित था, लेकिन उसके बाद उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वो दीवार पर चिपका हुआ कभी खुद को देखने की कोशिश कर रहा था तो कभी अपने पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मन में सोचा, ऐसा लग रहा है अब मैं सच में स्पाइडरमैन बन गया हूं। मैं यहाँ तो आ गया हूँ, मगर नीचे कैसे कूदूं, नीचे कैसे करूं खुद को। जब वेद ने सोचा कि दीवार से नीचे उतरने के लिए अपनी हथेली से उस बल को कैसे हटाया जाए, तभी उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार सच में फिर से उसकी छोटी चाची थी। फोन सुनकर उसका ध्यान समय पर गया। वेद ने समय देखा, शाम के 5 बज चुके थे और वह समझ गया कि उसकी छोटी चाची चिंतित थी, क्योंकि उसने देखा कि वह लंबे समय से नहीं आया था। जब वह नीचे उतरा तो उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। उनमें से ज्यादातर फोन उसकी चाची और उसकी मौसी के थे। वेद ने आईने में अपना चेहरा देखा और पुष्टि की कि फोन उठाने से पहले वह वापस सामान्य हो गया है। जब कॉल कनेक्ट हुई तो छोटी चाची ने तुरंत वेद से पूछा, क्या कुछ हुआ है वेद बेटा? तुमको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। जब उसने पहले वेद को फोन किया था तो उसने पहले वेद की कॉल सुनी थी, फिर उसका फोन काट दिया गया था। चाची परेशान लग रही थी। वेद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। वेद को समझ आ गया था कि अगर वो अभी नहीं निकला तो बात हाथ से निकल सकती है। उसने तुरंत समझाया, झूठ बोला और दावा किया कि जब उसने फोन उठाने की कोशिश की तो वो उबलते पानी से जल गया, जिससे उसका फोन जमीन पर गिर गया, और ये भी बताया कि वो बहुत मुश्किल से अपना फोन ठीक कर पाया। छोटी चाची ने राहत की सांस ली। फिर वेद ने जल्दी करने का रिक्वेस्ट किया। डिनर टाइम हो गया था। वेद ने जवाब दिया और फोन रख दिया। फोन काटकर वेद ने राहत की सांस ली। इसके हिसाब से मामला अभी बिगड़ा नहीं था। उसने झट से कपड़े बदले। अभी कुछ समय से वो ग्रे मकड़ी के जीन को फील कर रहा था खुद में। उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक खून से लथपथ था और
उसके कपड़े खून के धब्बों से भरे थे। अगर वो अपनी छोटी चाची के घर इस तरह जाता तो बात उसके समझाने और चाची के समझने से बहुत ऊपर निकल जाती। अपने कपड़े उतारने के बाद वेद ने पाया कि उसके शरीर पर लगे सभी घाव ठीक होने लगे थे। वेद मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन यह महसूस कर रहा था कि वो एक खेल में है। ये खेल अच्छा कितना था उसको ये नहीं पता, मगर खतरनाक बहुत था। जब तक वह ऊपर उठता, चाहे उसे पहले कितनी भी चोटें क्यों न लगी हों, वह तुरंत पूरी तरह से ठीक हो जाता था। फिर वेद ने अचानक कुछ सोचा, अगर उसके जैसा लिविंग बीइंग जीन फ्यूजन के बाद अपना पूरा ताकत निकाल सकता है, तो अपने फोन में स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद इसमें डाउनलोड करने की कैपेसिटी भी अपग्रेड होनी चाहिए। इसलिए वेद ने तुरंत अपने फोन पर स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर खोला, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर खोला और रूबी हार की एक तस्वीर चुनी। इसके बाद जैसा उसका मन था, उसने इसे डाउनलोड करने की कोशिश की। जैसा कि उसको उम्मीद थी, इस बार अब कोई सूचना नहीं थी कि दिन के लिए डाउनलोड समय सीमा समाप्त हो गई है। एनर्जी के 7 पॉइंट को काटने के बाद इमेज के नीचे तुरंत एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। 1 मिनट बाद रूबी पेंडेंट के साथ एक प्लैटिनम का हार आसमान से गिर गया। आखिरकार उसके पास अपनी छोटी चाची के लिए नए साल का उपहार था। वेद ने जिस घर को किराए पर लिया था, वह उसकी छोटी चाची के घर से बहुत दूर नहीं था। दुर्भाग्य से यह पहले से ही 31st की नाइट थी और अधिकांश टैक्सी चालक नए साल के लिए घर चले गए थे। सड़कें आमतौर पर सुनसान थी और सड़कों पर पैदल चलने वाले भी नहीं थे। कारों की तो बात ही छोड़िए। असहाय वेद केवल छोटी चाची के घर की ओर चल सका। सड़कों पर सन्नाटा था। जो भी घर वेद को नजर आ रहा था, वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। हर कोई नए साल के साथ नई उम्मीद के दिए जला रहा था। कभी-कभी पटाखों की आवाज दूर से ही सुनाई देती थी। कोलकाता हर बार की तरह जोश से भरा हुआ था। वेद जानता था कि उसके चाचा और चचेरे भाई पहले उसे पसंद नहीं करते थे। अगर वो बहुत देर से जाता तो शायद वह फिर से उनकी आंखों में लुढ़क जाता। खैर, वेद अभी किसी और वजह से परेशान था। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे एक शक्ति महसूस हो रही थी। ये उसके भीतर से आ रही थी। वेद को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उड़ने वाला है। वो सोचने लगा, क्या यह अनरीच्ड के जीन का काम था? जब वेद ने शहर के अंदर के गांव में से एक सुदूर गली में प्रवेश किया, तो यह देखकर कि उसके आसपास एक व्यक्ति की छाया भी नहीं थी, अंत में उसे अपने दिल में प्रबल इच्छा को दबाने में मुश्किल हुई। वेद ने सब तरफ देख लिया और एक पल रुककर कूदा। वो इतनी जोर से कूदा कि सीधा एक छलांग के साथ वो 10 मीटर से अधिक कूद गया, जो 3 मंजिलों के बराबर था। हालांकि जब उसकी छलांग की गति समाप्त हो गई, तो वो तेजी से नीचे उतरने लगा। खुद को इतनी ऊंची जगह से गिरते हुए देख वेद इस बार डरा हुआ नहीं था। अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा हो रहा था। हालांकि इस समय उसने अज्ञात रूप से देखा कि लगभग 100 मीटर दूर खंडहरों का ढेर था। वे पुराने जमाने के मकान थे, जिनमें अब कोई नहीं रहता था। वेद ने यह भी देखा कि उन खंडहरों में एक आदमी अपने कंधे पर एक महिला के साथ एक ध्वस्त इमारत में घुस रहा था। सर्दी की रात पहले आ गई। हालांकि अभी भी शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन पहले से ही बहुत अंधेरा था। इसके अलावा जिन स्थान पर खंडहरों को तोड़ा जा रहा था, उस स्थान पर कोई लाइट नहीं थी। वह 100 मीटर दूर था, इसलिए कुछ भी साफ तौर से देख पाना असंभव था। हालांकि वेद ने अनरीच्ड के जीन के साथ जुड़ने के बाद न केवल उसकी आंखों में काफी वृद्धि हुई, अंधेरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब वेद अब अंधेरे में भी देख सकता था। उसने गलती से कुछ देख लिया था, जो कि देखना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। इन सबसे वेद भूल गया कि वो कूद के बाद नीचे गिर रहा था। सब कुछ भूलकर वो अपनी शक्ति का मजा ले रहा था। जब उसे होश आया तो वह जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही वह नीचे आया, उसके पैर अपने आप से झुक गए और गिरने वाली शक्ति को वेद ने संभाल लिया। उसके पैर इस गिरने के कारण थोड़े सुन्न हो गए थे, मगर उसे कोई चोटें नहीं आई थी। वेद के एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई नॉर्मल आदमी इसको करने की सोचता भी, तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ऊंचे स्थान से गिरते हुए अपने अंगों को और शरीर को बचाना बहुत मुश्किल था। वेद को यह भी समझ आ गया था कि अगर वो इस शक्ति का इस्तेमाल खुद को ढीला रखकर करेगा, तो ज्यादा असरदार होगी। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी नींद में बिस्तर से गिर जाते हैं और उन्हें चोट लगने की संभावना कम होती है। कुछ ऐसे भी किस्से थे जो बताते थे कि ऐसा भी हुआ है कि लोग बुरी तरह सोए थे। 2 मीटर ऊंचे बिस्तर से गिरने के बाद भी वे अभी जमीन पर लेटने में सक्षम थे और सूरज उगने तक सोते रहे। देखने वाली बात यह भी थी कि अगर वेद पहली बार आकाश से गिरने पर घायल हो जाता, तो उसका दिमाग उसके अंदर एक डर पैदा कर देता, ऊंचाई का डर। उसे इसके बाद लंबे समय तक इस तरह के मनोवैज्ञानिक डर को दूर करना मुश्किल भी लग सकता था। हालांकि अब जब उसने 10 मीटर की ऊंचाई से खुद को सुरक्षित उतार लिया था, तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। वेद समझ चुका था कि अगर भविष्य में भी उसे इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो इस शक्ति को संभालने के लिए तैयार रहेगा। उसने राहत की सांस लेने के बाद उस दृश्य के बारे में सोचा जो उसने अभी देखा था। उसमें कोई शक नहीं था कि नए साल के मौके पर एक लड़का एक लड़की को आधे अधूरे घर में क्यों ले जा रहा था। वेद समझ गया कि उसके पीछे कुछ तो बात है। इमारत, उसने अपने मन में बोला और मोबाइल फोन पर वो सॉफ्टवेयर ओपन किया। उसने तुरंत वेद को रिस्पॉन्स करने को कहा। ये सब जानकारी उसके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर पर दिखाई दे रही थी। खोज ने उसे 24 घंटे के भीतर अपनी ओर से एक अच्छा काम करने का ऑर्डर भी नोटिफाई किया। यहाँ तक कि अगर वेद इस मिशन को पूरा करना चाहता था, तो भी वो कुछ ऐसा नहीं पा सकता था जिसे वह इतने कम समय में बहादुरी से पूरा कर सके। वेद समझ गया कि उसकी अगली मंजिल कहाँ है। जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम। वेद अपनी चाची के घर से निकला ही था कि तभी उसे रास्ते में महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी में कोई अलग तरह की शक्ति आ गई हो। बाद में जब उसने इस शक्ति को आजमाया, तो वो 10 मीटर हवा में कूद गया। उसकी नजरें भी अब तेज हो गई थी। वेद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखा था कि कोई लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती खंडहर में ले जा रहा था। उसे जब एहसास हुआ कि किसी लड़की की इज्जत की बात है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहले इस मिशन पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि अब इसकी नजर से मिशन को पूरा करने का यह अवसर उसके सामने था। उसके फोन के सॉफ्टवेयर में भी इस मिशन की बात थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद वेद ने एक बार फिर छलांग लगाई। वो सीधे रास्ते के किनारे छोटी झोपड़ी पर कूद गया। उसने अभी कोशिश की थी, मगर वो अपनी पूरी ताकत से कूदता तो वो 10 मीटर से भी ज्यादा हवा में कूद सकता था। खैर, अभी वेद जहां से गुजर रहा था, वहां केवल कुछ झोपड़ी ही थी। वैसे तो ये घर थे पुराने जमाने के। कोलकाता में ऐसे घर आराम से दिख जाते हैं। वेद के लिए अभी एक दीवार पर उड़ना बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ के घर केवल 4 मीटर ही लंबे थे। 100 मीटर से अधिक की दूरी वेद ने महज आधे मिनट से भी कम समय में तय कर ली थी। जैसे ही वह टूटी हुई इमारत के बाहर पहुंचा, इसने इमारत के ऊपर से कुछ की आवाज सुनी। वैसे तो यहाँ सन्नाटा इतना था कि ये आवाज दूर से भी सुनी जा सकती थी। वेद को सिसकने की भी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने अपना मुंह बंद कर लिया है। वेद कुछ परेशान सा दिख रहा था। वह जानता था कि वह आदमी शायद उस महिला पर हमला कर रहा था, जिसका उसने अपहरण किया था। वेद के सामने 2-3 खाली मकान थे। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। अगर वह एक पल भी देर करता, तो शायद हादसा हो सकता था जिसे वो रोकने आया था। वेद ने संकोच नहीं किया और सीधे दूसरी मंजिल की खाली खिड़की पर कूद गया। उसके तुरंत बाद वेद ने देखा कि एक आदमी जिसने शर्ट पैंट पहन रखा था, वो एक लड़की को मार रहा था। उसके बाद देखते ही देखते उसने जानवरों के जैसे अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया। वो आदमी इस वक्त वेद को एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था।
फिर उसने देखा कि महिला की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कोशिश तो कर रही थी मगर खुद को बचा नहीं पा रही थी। वेद उन दोनों की ताकत के अंतर को समझ पा रहा था। उस इंसान की हालत देख वेद का चेहरा अब गुस्से से भर चुका था। वहीं रुक जाओ, वेद ने जोर से आवाज लगाई और फिर पवेलियन में कूद गया। वह आदमी डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से सिर उठा लिया। जब उसने देखा कि यहाँ एक आदमी भी है तो वह एक पल के लिए चौंक गया। फिर धीरे धीरे एक उग्र चेहरे के साथ वेद को देखता हुआ खड़ा हो गया और कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये भी मैं नहीं जानता। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मरोगे, ये मैं जरूर जानता हूँ। भाग जाओ यहाँ से, भागो। बेशक अगर तुम इस लड़की में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हो तो मेरे साथ एक खेल खेलो और उसको ले जाओ, वेद ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जब वह आदमी खड़ा हुआ तो वेद ने महसूस किया कि उसका शरीर बेहद मजबूत था और वह कम से कम 1.85 मीटर लंबा था। वो शायद से बॉडीगार्ड या बाउंसर था। इस आदमी की तुलना में वेद एक कमजोर मुर्गे की तरह था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब उसने उसे देखा एक लड़का वहां आया है, वेद ने तुरंत महसूस किया कि भले ही कि वह अभी अभी जीन्स के अब्जॉर्प्शन से गुजरा है, लेकिन वह केवल कूदने और चढ़ने की क्षमता हासिल कर सकता था। तो अगर वह इस लड़के से लड़ता तो उसके हिसाब से उसका पिटना तय था। लेकिन अब जब बात यहीं तक आ गई थी तो वो डरकर वहां से जाने वाला नहीं था। वो आदमी अब पूरी तरह से वेद को ही देख रहा था। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ वेद पर था। शायद वो मौका पाकर वेद पर किसी भी पल हमला करने की सोच रहा था। वेद ने तुरंत अपने दिल में गंदे विचारों को त्याग दिया और उसके बाद अपने ठंडे स्वर में कहा, तुमको यह सुनकर खुशी होनी चाहिए। मेरे गुरु को डर था कि मैं बहुत शातिर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे आम लोगों पर आसानी से हमला करने के लिए मना किया है, वरना तुम्हारी तरह के मैल को साफ करने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक उसका मजाक बनाया और कहा, तुम मुझे एक थप्पड़ से मारना चाहते हो? मेरी नजर में तुम बस एक परेशान करने वाली मक्खी हो। जब तक मैं तैयार हूँ मैं तुम्हें कभी भी थप्पड़ मार सकता हूँ। कैसे करें? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वेद ने गहराई से कहा, मैं आपको अधिक से अधिक 10 सेकंड दूंगा। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मुझे एक वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। इसके साथ ही वेद ने अपने पैरों से थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया और उड़ गया। सीधे 3 मीटर ऊंची छत पर कूद गया। फिर उसने अपने हाथों को छत पर दबाया और शरीर को मजबूती से उससे जोड़ लिया। वो आदमी बस वेद को देखे जा रहा था। फिर पलक झपकते ही वेद अपना सिर नीचे किया और खुद को उल्टा लटका दिया छत पर। यह अचानक से जो कुछ भी हुआ था वो उस इंसान के लिए सोचने से कहीं ज्यादा था, मगर वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपना मुंह खोल दिया जैसे कि उसने किसी भूत को देखा हो। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वेद ने कहा, मिस्टर अभी भी 5 सेकंड बाकी है। मैं चाहता हूँ, मैं तुरंत चला जाता हूँ। वो आदमी इतना कहते हुए तुरंत खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ भाग गया। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का नहीं। वो वेद को भी फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। वो जल्दी से मुड़ा और अपनी सबसे तेज गति से सीढ़ियों से नीचे रेंगता हुआ जान बचाकर भाग निकला। यह देखकर कि उसके एक कदम ने उस इंसान को डरा दिया था, वेद ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक खुशी थी और संतोष का मिला-जुला भाव था। फिर उसने अपने हाथ की शक्ति को कम किया और धीरे से छत से नीचे उतर गया। नीचे आने के बाद वेद सीधे महिला के पास पहुंच गया। महिला की तरफ आते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और कपड़े के टुकड़े को लड़की को दे दिया। बाद में उसने अपना कोट भी उसको दे दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़की जो कुछ भी देख रही थी उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जब वेद उसके पास आ रहा था तब भी वो उसे देखकर डर रही थी। वो उसे घूरे जा रही थी। कपड़े लेने के बाद उस लड़की ने हिम्मत की और अपना हाथ वेद के चेहरे पर रखा। उसने उसे अच्छी तरह से महसूस किया था। वेद ने भी कुछ तभी महसूस किया कि वह अपने पिछले भूत प्रेत के अवतार से वापस आ गया है। मतलब अब वो एक सामान्य आदमी की तरह दिख रहा था। अभी तक वेद ने उस लड़की को नहीं देखा था। फिर उसने उसके सामने अपना सिर नीचे कर लिया उस लड़की को देखने के लिए। वो लड़की करीब 20 साल की थी और परी लग रही थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे की बनावट को देख के लगता था जैसे पत्थर को तराशा गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी आभा, जो किसी रोशनी की तरह लग रही थी। वो आसानी से किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती थी। वेद सोचता है कि उस लड़की की खूबसूरती को आसान भाषा में बताना बहुत मुश्किल था। वेद को जो बात बुरी लग रही थी वो ये थी कि उसकी कमीज को उस मनहूस आदमी ने पहले ही फाड़ दिया था। उसके कोट के सभी बटन अलग हो गए थे और एक काली बरा फट गई थी। वो लड़की इतने बुरे हाल में भी बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। केवल एक अचानक नजर से देखने पर वेद को लगा जैसे उसका खून तेजी से बह रहा था। वेद उस लड़की को वैसा महसूस नहीं कराना चाहता था जैसा कि उस आदमी ने किया था। इसलिए उसने तुरंत अपनी जैकेट जो उसने उस लड़की को दी थी को ठीक करके बंद करने को कहा। वो लड़की शायद डरी हुई थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकी। बाद में वेद ने खुद उसकी जैकेट को ठीक किया और उससे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इतना बोलते हुए वो लड़की थोड़ा पीछे हट गई। उसके बाद उसने वेद की जैकेट को अपने चारों ओर कसकर लपेटा और देखते हुए बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम कराटे जानते हो? वेद ने अपनी नाक रगड़ी और अनजान बनते हुए उत्तर दिया, हाँ थोड़ा सा। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ओह ठीक है। हाँ। लड़की खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया वह फिर से चिल्लाई। उसका शरीर झुक गया और लगभग वापस गिर गया। सौभाग्य से वेद के हाथ तेज थे और जल्दी से उसको पकड़ने के लिए वो आगे आया। ये क्या है? वो घायल हो गई है शायद, वेद ने खुद में बोला। हाँ। महिला ने हल्के से अपने होठों को काटा और कहा, अभी जब मैं उस बुरे आदमी के साथ लड़ रही थी तो मेरे पैर में मोच आ गई थी, दर्द हो रहा है। उसे इस तरह देखकर वेद ने सोचा कि घर वापस चलना मुश्किल होगा उसके लिए। ऐसा हाय महसूस करते हुए वो केवल कह सकता था, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। महिला ने शर्माते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरे कारण आपको ये सब करना पड़ रहा है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, इट्स ओके। आपको नहीं लगता हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए? फिर ठीक है, लड़की ने कहा। वो जानती थी कि इस वक्त उसे अपने शर्म को छोड़ना होगा। केवल लाल चेहरे के साथ वो वेद की पीठ के बल लेट सकती है। वेद ने लड़की को सहारा देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और धीरे से खड़ा हुआ। उसने तुरंत अपनी पीठ से एक नरम दबाव महसूस किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे जो महसूस हो रहा है वो उसे कैसे छिपाए। इसलिए उसने जल्दी से एक गहरी सांस ली और लड़की को सीढ़ियों से नीचे ले जाने से पहले अपने दिमाग को सभी विचारों से मुक्त किया। की ताकत को इस्तेमाल करके एक लड़की को बचाया था। बाद में उसे पता चला कि लड़की के पैरों में गाइस 10 तक एपिसोड हो चुके हैं। मोर एपिसोड सुनने के लिए मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैजिक नोवेल को। थैंक यू फॉर वाचिंग। मोर एपिसोड के लिए कमेंट करें।